सक्षम न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। जिस प्रकार से अगर हम चुनाव की बात करते हैं, आगामी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं जन अधिकार पार्टी भी पूरी मजबूती के साथ लोगों के बीच आने के लिए तैयार है। तो जिसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बाबू सिंह कोसवा। तो वह किस तरह तैयार है इस आगामी चुनाव के लिए और उनकी पार्टी कितनी मजबूती के साथ जनता के बीच होगी, इसके लिए आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया शालिनी जी। बाबूजी, क्या कहना चाहेंगे आगामी जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर कितनी तैयारी है? जन अधिकार पार्टी कितनी मजबूती के साथ जनता के बीच होगी और क्या लगता है जनता बदलाव चाहेगी? देखिए, हमारी तैयारी पूरी तरह से है 2022 की। उसके पहले हमारे यहाँ जिला पंचायत का चुनाव है, उस पे भी हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत लड़ेंगे। मैंने अभी 5 साल पहले जन अधिकार पार्टी का गठन अपने साथियों के साथ मिलकर के किया है और उसके बाद 17 में चुनाव हुआ। उस पे हम लोग लड़े लगभग 150 सीटों पर। उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट का भी लड़े और मध्य प्रदेश का भी चुनाव, विधानसभा का, पार्लियामेंट का हम लोग लड़े। बिहार में भी कुछ लड़े। हम लोगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर के अच्छी तैयारी की है। इसी दरमियान 2 साल पहले हम लोगों ने, मैंने और हमारी जन अधिकार पार्टी ने मिल करके, और श्री सुखदेव रामचंद्र राजभर जी हैं, उनकी भारतीय सुहेलदेव पार्टी है, हम लोगों ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया। उसमें और पार्टी हैं, अपना दल कमेरा है, प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, बाबूराम पाल जी की पार्टी है, राष्ट्रीय उदय पार्टी, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी है। 8-9 पार्टियों ने मिलकर के एक हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, जो समान विचारधारा के हैं। छोटे छोटे संगठन है हमारा। तो सब लोगों ने मिल करके हम लोगों ने तय किया है कि 22 में हम लोग इलेक्शन लड़ाएंगे और अपने बलबूते पर लड़ेंगे, पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे। और हमारी पूरी कोशिश है, जो हम माहौल देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का, कि हम लोग सरकार बनाने में भी सक्षम होंगे। तो जिस प्रकार से आपने अभी बताया कि आप सरकार बनाने में सक्षम होंगे, आपकी कई पार्टियों के साथ जो बात हो रही है, तो अगर विचार की हम बात करें तो जन अधिकार पार्टी किन विचारों को लेकर जनता के साथ कार्य कर रही है और किस तरह से उस विचार के साथ लगता है जनता जो चाहती है, जनता के लिए जो विकास हो, वह विकास जन अधिकार पार्टी करने में सक्षम है? देखिए, जन अधिकार पार्टी का मानना है, जो एक मैं सार में, एक संक्षेप में एक नारा बोलूं, कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस देश में जिसकी जितनी आबादी है, उस आबादी के हिसाब से इस देश के संसाधनों में सबको हिस्सा मिल जाए, चाहे वो पिछड़ा है या दलित है या अपर कास्ट है या माइनॉरिटी है, सबको जिसका हिस्सा जितना बनता है आबादी के हिसाब से उसको मिल जाए। लेकिन ये हिस्सा देने का काम सरकार का है, जिसको वोट दे करके हम चुनते हैं। इसको गरीब और कमज़ोर लोग ये सोचते हैं कि हम इसको सरकार में भेज दें तो ये हमारे साथ इंसाफ करेगा, तो उस आशा में वो वोट दे देते हैं। लेकिन आज तक उनको इंसाफ मिला नहीं। और दूसरी हमारी लाइन है, एक समान शिक्षा पद्धति लागू। आप लोग अगर शहरों में नहीं रहते होंगे, गांव के बारे में अगर आप जानती हैं, तो हमारे देश में दोहरी शिक्षा व्यवस्था है। एक तरफ प्राथमिक विद्यालय हैं गांव में, जहां से ठीक से टीचर भी नहीं जाते हैं। एक तरफ प्राइवेट पब्लिक स्कूल हैं, जो अच्छे ढंग से पढ़ाई होते हैं, महंगी फीस लेते हैं, कूलर भी लगा है, एसी भी लगा है। पाठ्यक्रम सीबीएसई आईसीएसई का है, उसका स्टेट का बोर्ड होता है। और जब दोनों पढ़ करके जाते हैं और कंपटीशन में बैठते हैं, तो जो गांव का प्राथमिक विद्यालय का बच्चा पढ़ा होता है और जो पब्लिक स्कूल का बच्चा पढ़ा होता है, वो दोनों कंपटीशन में बैठते हैं, क्योंकि आगे चल के कंपटीशन एक एक है, तो प्राथमिक विद्यालय का बच्चा रह जाता है। तो हम चाहते हैं कि एक पाठ्यक्रम हो, प्राथमिक विद्यालय का हो चाहे प्राइवेट पब्लिक स्कूल का हो। ठीक है, आप बड़े आदमी का बच्चा है, आप एसी में उसको सोफे में बैठ के पढ़ा दीजिए। गांव में कमज़ोर का बच्चा है, वो दरी में बैठ जाएगा, टाट में स्टूल में बैठ जाएगा। लेकिन पाठ्यक्रम एक हो, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय का हो चाहे वो प्राइवेट पब्लिक स्कूल का हो। एक समान शिक्षा पद्धति हो, किसान को बिजली में राहत हो, बीज सस्ता मिले, खाद सस्ता मिले, और उसकी उपज का उसे सही रेट मिल जाए। जो जिसको एमएफसी बोलते हैं, किसान इस समय भाई आंदोलन कर रहे हैं। एमएफसी का ज़माना आज से नहीं, हज़ारों साल से हमारे देश में। जब राजशाही थी
तो हमारे देश का किसान जो पैदा करता था, तो राजा इस बात की गारंटी देता था कि कोई नहीं खरीदेगा तो मैं इसको आपकी खरीद लूँगा, आप परेशान न हो। उस समय अशोका के ज़माने से थे, 2500 साल पहले से थे। ये सरकार जो एमएफसी ख़त्म कर रही है, जो साजिश कर रही है, ये बहुत गलत है। एमएफसी होना चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए, तभी किसान को उसको उपज का सही मूल्य मिलना चाहिए। मतलब आपका यह कहना है कि किसान के साथ अभी जो हो रहा है उन पे एक अत्याचार, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। पूरी तरह नाइंसाफ़ी हो रही है, किसान के साथ नहीं। आप हम सब जो आम आदमी हैं, सबके साथ हो रहा है अन्याय। कुछ थोड़े से लोग जो व्यापारी हैं, जिनको देख के यह कानून बनाया है मुट्ठी भर लोगों के लिए, जो एक कानून बना है आवश्यक वस्तु अधिनियम जो वाला, कि कोई भी स्टॉक कितना भी कर सकता है। पहले आप व्यापारी आवश्यकता से अधिक भंडारण नहीं कर सकता था। वो भंडारण करता था तो गवर्नमेंट के अधिकारी छापा डालते थे, उसमें मुकदमा लिखते थे कि भाई आप ज़्यादा भंडारण करेंगे, रेट बढ़ाएंगे आप। अब सरकार ने कहा आप कितना भी भंडारण कर लीजिए। तो आप थोड़ा समझिए कि मान लीजिए इस समय आलू की फसल आई, और तो जो बड़े व्यापारी हैं मिल करके आलू किसान से खरीद लिया। किसान तो रोक नहीं पाएगा, उसको ज़रूरत होती है पैसे की। वो व्यापारी ने खरीद लिया और उसको डंप कर लिया, और डंप करके जब बाज़ार में शॉर्टेज हुई तो उसको आपको 10 गुने रेट में वो बेचेगा। तो जो कंज्यूमर है, जो खाने वाले हैं, हम आप सब लोग सब प्रभावित होंगे। तो ये कानून ऐसे हैं, कृषि के कानून, कि किसी भी आदमी के, किसान के तो हित में है ही नहीं, उससे सस्ता खरीदा जाएगा। लेकिन जो आम आदमी है, नौकरी पेशा वाला, मजदूरी करने वाला, छोटा व्यापारी, सब किसी का भी हित नहीं है। मक्का 8 रुपया 10 रुपया किलो है, आप किसान से खरीद लाइए, और माल से खरीदने जाइए तो 100 रुपया किलो आटा है। तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो प्रभावित नहीं होगा। गेहूँ आज 1400 रुपया में है, और उसको जब पीस करके रामदेव बेचते हैं और उससे लाते हैं तो आपको 25 रुपया 30 रुपया में मिलता है। और अगर ये पूरी तरह कानून लागू हो गया तो ये आटा आपको, रोटी का आटा मिलेगा 100 रुपये किलो। तो हम ये चाहते हैं कि थाली की रोटी महंगी ना हो, गरीब के लिए खाना महंगा ना हो, खाना तो कम से कम इस देश में मिले। तो ये जो किसान कानून है ये बहुत ख़तरनाक है। अगर ये कानून लागू हो गए तो किसान और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, वो बेचारे कहीं के नहीं बचेंगे। आपने बात की शिक्षा की कि शिक्षा एक बराबर लोगों के लिए होनी चाहिए, लोगों को एक शिक्षा जो होती है एक बराबर हो। तो वहीं पर अगर हम बात करें जन अधिकार पार्टी में जो लोग जुड़े हैं, जो पदाधिकारी, जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें किस तरह से उनकी शिक्षाओं को देखा जाता है कि वो एक शिक्षित व्यक्ति हों, और आने वाले चुनाव में जो आपके प्रत्याशी होंगे वो भी एक एजुकेटेड प्रत्याशी होंगे, इस पर भी क्या जन अधिकार पार्टी ध्यान देगी? देखिए, हम लोग इस कोशिश में हैं कि समझदार, पढ़े लिखे, बुद्धिजीवी लोग निकलें ताकि वो कुछ सोचने में सक्षम हो, गरीब और कमज़ोर के लिए कर पाएँ। लेकिन हमें वहाँ ये भी देखना है कि जिन वर्गों से हम आते हैं, जिन वर्गों से हमारा ताल्लुकात है, जिन समाजों से हमारे समर्थक हैं, गरीब और कमज़ोर लोग, जिसको हम पिछड़ा कहते हैं, दलित कहते हैं, अक़लियत कहते हैं, उनके तो पढ़ाई के बहुत अच्छे संसाधन हैं नहीं। अव्वल तो पहले उनको बाप दादा की पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। फुले, साहू और अम्बेडकर और महापुरुषों की वजह से पढ़ने लिखने की इजाज़त मिली तो कुछ पढ़ पाए। 5% 10% लोग हैं जो अच्छे स्कूलों में पढ़ पाए शहरों में आके, बाकी सब प्राथमिक विद्यालय के पढ़े हैं। तो जो उनमें योग्यता है वही हमारे सामने है। तो योग्यता के साथ साथ अनुभव भी हो, और बहुत सारी चीज़ों में खाली स्कूल की योग्यता काम नहीं आती है, अनुभव काम आता है। हमारी चाहत क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, ये सोच हमारी माने रखती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हम लोग अपनी पार्टी में अपने साथियों को शामिल कर रहे हैं, कार्यकर्ता बना रहे हैं, और हमारी पार्टी बहुत मजबूती से बढ़ रही है, और हमें पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग बेहतर रिजल्ट देंगे। जिस तरह से आपने देखा कि बाबू सिंह कुशवाहा का कहना था कि आगामी 22 के चुनाव में कितनी मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ेंगे, और वो कुछ लोगों के नहीं लेकिन सर्व लोगों को, सर्व समाज, सर्व जाति, हर किसी को साथ लेकर, हर किसी को सोचते हुए ये चुनाव लड़ेंगे, जहां पर उनके साथ और भी पार्टियों के साथ उनका गठबंधन होगा, और इस गठबंधन के साथ इस चुनाव में जनता के बीच होंगे। बस आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। आगे और भी खबरों के लिए सहयोगी सोनी के साथ मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। आप देख रहे हैं
सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।